माइक में थोड़ा सा यहाँ अपना कल्याण करने की कोशिश की। इसी क्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बेमौसम सब्जी का उत्पादन सफलतापूर्वक जनपद इटावा में किया जा रहा है। विकासखंड बसरेहर के ग्राम नावदी की मोना दीदी, ग्राम राहीन की श्रीमती नीलम तथा विकासखंड टाका के ग्राम सरसई नावद की श्रीमती रेखा देवी एवं विकासखंड मनेवा की श्रीमती प्रीति एवं श्रीमती ममता द्वारा खीरा, टमाटर, तरबूज, शिमला मिर्च आदि की खेती मल्चिंग का प्रयोग कर सफलतापूर्वक की जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपद के विकासखंड भट्टना के ग्राम कुशगवा की श्रीमती राधा रानी द्वारा ताइवान प्रजाति की रेड लेडी पपीता की खेती की जा रही है। आधा एकड़ में लगभग 600 पौधे लगाकर अब तक 1 लाख से अधिक की बिक्री कर चुकी हैं। ये ताइवान रेड लेडी ताइवान है, तो ये ताइवान रेड लेडी जैसे कि किसी को डायबिटीज होती है तो कोई मीठा ये चीज नहीं खा सकते हैं, तो ये पपीता खा सकते हैं। पपीता इसमें ये है कि कोई भी परेशानी हो तो ये पपीता को हर आदमी ले सकता है, हर भाई साहब ले सकते हैं, हर दीदी ले सकती है। फिर समस्या ये इसमें हमें बहुत फायदा हुई है। फायदा इतना हुआ है कि एक पेड़ में कम से कम एक पेड़ मेरे लमसम 3-4 कुंटल फल टूट चुके पहली खप में। फिर उसके बाद 6-7 कुंटल फल टूट चुके हैं। ऐसे लमसम 13 कुंटल फल टूट चुके हैं। और टूटने के बाद हम भाई साहब ये सोच रहे हैं कि जो हम फसलें करते थे मगर अब वो फसलें हम सारी छोड़ दी है पपीता के आगे। ये पपीता बहुत अच्छी फसल है, बहुत बढ़िया है और मेरी इसमें आमदनी मेरी बहुत अच्छी हुई है। हमारे बच्चे भी इसमें मेहनत से कर रहे हैं हमारे। और सर जी सबसे बड़ी बात तो है हमारे तनके पति ने जो हमें बाहर निकल के इतना बड़ा मौका दिया है। आज हम समूह से जुड़ करके आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। आपको हम बता नहीं सकते कि हमें बहुत गर्व है, बहुत खुशी की वो है कि हमें इसमें जितनी फायदा हुई है इतनी फायदा हमें कभी भी कोई फसल में नहीं हुई है। विकासखंड जसवंतनगर के ग्राम नगला बीगन में स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। समूह एनआरएल किसान मीटिंग होती है उसमें मैं गई थी। वहाँ पर किसान मतलब ये जो ट्रेनिंग देते हैं वो बता रहे थे कि फल की नई फसल करने के लिए तो वहाँ स्ट्रॉबेरी का जिक्र चला। वहाँ स्ट्रॉबेरी की चर्चा हुई तो मैंने घर पे आके फिर विचार बनाया। तो वहाँ से हमको ये विचार आया तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की फिर खेती लगाना स्टार्टिंग की है। पहले मैं आलू, लहसुन और ये प्याज वगैरह की खेती करती थी, उसमें हमें ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। अब ये स्ट्रॉबेरी की मैंने नई फसल लगाना चालू की है तो इसमें हमें अच्छा लाभ भी हो रहा है, मुनाफा भी अच्छा हो रहा है और इसमें लागत कम है, मुनाफा ज़्यादा है सर। साथ ही इसी गांव में लेडलेस फूल की भी खेती की जा रही है जिसकी आपूर्ति दिल्ली जैसे महानगरों में भी हो रही है। कृषि क्षेत्र में इन अभिनव प्रयोगों का विस्तार किया जा रहा है तथा कम लागत अधिक मुनाफा से क्षेत्र के किसान अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं तथा इसे आधुनिक खेती को अपना रहे हैं। जिले में जो नवाचार या इनोवेटिव जो कार्य किए गए उस पर एक छोटी सी फिल्म थी जो आप लोगों ने देखी और उम्मीद है कि हमारे जो एनआरएम की समूह की महिलाएं हैं या एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में जो भी प्रगति हो रही है वो निरंतर बढ़ेगी। इसके उपरांत हम लोगों द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें हमारे जनपद पर है निस्तारण में उसकी गुणवत्ता के तो जो हम लोगों के द्वारा नए आइडियाज उसमें डाले गए थे उसके कारण हमारा जनपद लगातार प्रथम स्थान पर है। मैं एडीएम साहब से अनुरोध करूंगा, एसएचओ मजिस्ट्रेट साहब से अनुरोध करूंगा इसे प्रस्तुतिकरण। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद हमारे जो बेस्ट प्रैक्टिस में जो इनोवेटिव हुए हैं वो ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत संचालित ग्रामीण राजीव जो हुए हैं वो मैं डीसी एनआरएम से अनुरोध करूंगा उसका प्रस्तुतिकरण। धन्यवाद। आज के अधिकारीगण और भवन में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी, एनआरएम के अंतर्गत पुष्टाहार उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है और गुड गवर्नेंस का एक अच्छा उदाहरण है। यह इकाई हमारे 300 समूह के अंश पूंजी से स्थापित की गई है। यह एक ऐसा उद्यम है जिसमें आंगनबाड़ी को जो पोषाहार वितरित किया जाता है उसका निर्माण महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। समस्त धनराशि
जो इस प्रोजेक्ट में लगी है उस समूह ने लगाई है। और इसका जो विशेष बात है, आपस में चयन करके एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया गया है जो सभी की सभी महिलाएं हैं, जिन पर इसके संचालन, इसके प्लानिंग, इसके एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये पूरी तरह से पुष्टाहार का निर्माण करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे। विकास खंड से आंगनबाड़ी केंद्र तक जो भी ये सप्लाई होगी, सप्लाई चेन है, वो पूरी की पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा की जाएगी। स्थानीय स्थापियों तक ये जो पहले लंबी प्रक्रिया, बहुत टाइम लगता था, ये उसमें कमी आएगी और इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इस पर कई स्तरों से स्थानीय होने के नाते नजर रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि ये बड़ी बड़ी मशीनें जो इस प्लांट में लगाई गई हैं, अभी तक जो मशीनों का संचालन होता था वो तकनीकी कर्मचारियों के द्वारा, इंजीनियरों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब ये हमारे गांव की सीधी सादी महिलाओं के द्वारा स्वयं संचालित हो रहा है। ये एक अलग मतलब प्रयोग है। पुष्टाहार की इकाई जनपद में आदरणीय जो हमारे जिलाधिकारी महोदय पूर्व हैं, इनके कार्यकाल में इसके आरंभ हुआ था। पेड़ पौधा आपके कार्यकाल में लगा था, जो अब फल देने लगा है। ये कुल 3 यूनिट जिले में लगाई जा रही है। पहली यूनिट हमारी महिबा में है, दूसरी यूनिट हमारी सैफई विकासखंड में और तीसरी यूनिट बसरेहर में है। 17 दिसंबर को महिबा की यूनिट अंतर्गत 3 विकासखंड के 568 आंगनबाड़ी केंद्रों को पुष्टाहार की आपूर्ति की जाएगी। ये विकासखंड है महिबा, भरतपुरा और चकरनगर। इसी तरह से जो सैफई विकासखंड में हमारी यूनिट लग रही है, उसमें 3 विकासखंड जोड़े गए हैं, जिसमें जसवंत नगर, सैफई और ताका, जिसके 529 आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति की जाएगी। और जो बसरेहर में यूनिट स्थापित हो रही है, उसमें भी हमने 3 विकासखंड को जोड़ा है, जिसके 463 केंद्रों को आपूर्ति की जाएगी, जिसमें बसरेहर और बड़पुरा और नगर की परियोजना सम्मिलित है। इसका मुख्य उद्देश्य जो इकाई स्थापित किया है उसका ये कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो समूह की हमारे जो आंगनबाड़ी के जो लाभार्थी है, उनको समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता युक्त पुष्टाहार की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जो लाभार्थी हैं वो हमारे 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे हैं और 3 साल से अति कुपोषित बच्चे हैं, साथ ही किशोर। और ये आप पूरी तरह से 24 आवर मतलब 3 शिफ्टों में हमारी महिलाएं लगातार काम कर रही हैं। और आज से इसकी पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी हम इन विकास खंडों को आपूर्ति करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद। सुशासन सप्ताह प्रशासन उपस्थित समस्त अधिकारी, सर, ऑपरेशन कायाकल्प चूंकि विद्यालय हमारे पहले 2017 के पहले बहुत बेहतर स्थिति में नहीं थे, बच्चों का विद्यालय में प्रवेश बहुत कम था, अभिभावक भी विद्यालय में बहुत कम रहते थे। 2017 से ये ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया, जिसमें 19 पैरामीटर्स जो बुनियादी सुविधाएं हमारी उसके अंतर्गत काम किया जा रहा। श्री मुक्ति के लिए सर जनपद में 1,40,775 शौचालय बनाते हुए 15 अगस्त 2018 में सर जनपद को ODF खुले में शौच से मुक्ति का प्रमाण पत्र स्टेट को दिया गया है सर। और 469 सामुदायिक शौचालय बनाए हैं सर। और खुले में शौच से मुक्ति हो गई है। अब ODF प्लस में सर जो ठोस और तरल जो अपशिष्ट है उसका प्रबंधन के लिए सर कार्ययोजना बनी है। इसमें 3 श्रेणी है सर। एस्पायरिंग, राइजिंग, मॉडल। एस्पायरिंग में सर हर घर में शौचालय, और आंगनवाड़ी और स्कूल में छात्राओं के लिए शौचालय, और ठोस या तरल में से एक कंपोनेंट पे कार अगर है तो सर वो एस्पायरिंग में आएगा। स्वागत करता हूँ कि सर आपने हम लोगों को समय दिया और आप हम सभी लोगों के बीच में 2047 के लिए जनपद का जो भी विजन हो उसको डिस्कस करने के लिए आप हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ जंक्चर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से चौराहे पर देश
पड़ा है और इस वजह से 26 भी हो सकता था, पर बहुत ही सोच है कि अनकैनी सिमिलैरिटी नहीं है। आप लोग अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों है। इस बार जब हम लोगों ने 75 वर्ष की आज़ादी पूरी की तो हमें ऐसा लगा रिस्पॉन्ड करने की बजाय प्लान करने का कार्य कर लिया जाए। आज से पहले जो कुछ भी होता रहा, हम अपनी परिस्थितियों को रिस्पॉन्ड करते रहे। हमारे सामने जो कुछ भी था हमने उसे टैकल करने का प्रयास किया। हमारे और हमारी तरह हमारे अग्रजों के प्रयासों से हम जहां तक पहुंच पाए हैं वहां तक पहुंच पाए हैं। और अब ये महसूस किया गया कि इस बार प्रश्न पत्र हम लोग स्वयं बनाए। अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग इस पीछे रूम में बैठे थे तो यही बात हो रही थी कि आखिर क्या आशय रहा होगा। मेरी छोटी सी समझ से आशय ये रहा होगा कि हम सभी लोग मिलकर अपना क्वेश्चन पेपर अब खुद सेट करें, ताकि उसमें हमारे पास कहने के लिए एक तो ये कारण न बचे कि साहब हम इसके लिए तैयार नहीं थे, और दूसरी बात हमें ये कॉन्फिडेंस रहे कि ये लक्ष्य अपने लिए हमने स्वयं तय किया था। तो मुझे लगता है कि सुशासन सप्ताह के इस काल में इस 7 दिवस के आयोजन के अलावे भी विभागों के हेड्स के रूप में, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में हम अपनी सेवा में आगे क्या करने वाले हैं और हम अपने देश से, अपने नागरिकों से एज नागरिक स्वयं हम क्या करना चाहते हैं, वो एंड, वो गोल, वो सेट पॉइंट जो है वो हम अपने दिमाग में सेट कर लें। एंड दैट आई कॉल बिगिनिंग विद द एंड इन माइंड कि अगर 2047 को हम वो गंतव्य मानते हैं तो हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग करने के लिए, उसके रास्ते में आने वाले चैलेंजेस का असेसमेंट करने के लिए, और उसके विषय में यदि हमें कोई माइक्रो प्लानिंग करने की आवश्यकता पड़ती है तो वो करने के लिए इस दिन का और इस तरह के डिस्कशंस की जरूरत समझी गई। और इसी क्रम में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है कि सभी डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने उपलब्धियों को सामने रखा। अब समय ये भी है कि हम उन चैलेंजेस को भी कैलकुलेट कर लें, उन चैलेंजेस का भी आकलन कर लें, उनका अंदाज कर लें जो आने वाले समय में हमारे सामने आने वाले हैं। मैं केवल 3 बातें, जो यदि ये एक्सरसाइज मैं स्वयं करूं तो मैं केवल 3 बातें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जीवन से चाहता हूं और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। दीज आर नॉट गॉस्पेल्स, ये कोई सिद्धांत नहीं है जिन पर हर व्यक्ति को चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 चीजें किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को मैच्योर करने के लिए और वो जो सर्विसेज डिलीवर करना चाहते हैं उन सर्विसेज को डिलीवर करने में इनेबल करती हूँ। सबसे पहली जो, अब अभी किसी ने इस बात को इंगित भी किया था, वी रिक्वायर अ मोर वैल्यू न्यूट्रल सोसाइटी, नॉट नेसेसरली केवल जेंडर न्यूट्रल, केवल एबिलिटी न्यूट्रल, केवल कास्ट न्यूट्रल, केवल कम्युनिटी न्यूट्रल। इन जनरल वी रिक्वायर अ मोर वैल्यू न्यूट्रल सोसाइटी जिसमें बैठे हुए हर व्यक्ति की अपनी पोजीशंस हो सकती हैं, अपने प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, और वो उन प्रिंसिपल्स के लिए किसी और के लिए समस्या बनने को तैयार ना हो। और एज एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे अपने बायसेस हो सकते हैं। हर व्यक्ति जिस समाज में, जिस उम्र में, जिस स्थान पर पैदा होता है, उन बायसेस के साथ ही आगे बढ़ सकता है। वी आर बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेंज। यही हम लोगों का दुर्भाग्य समझे, हम लोगों की प्रेडिकमेंट समझे, हम लोगों का क्राइसिस समझे। हम पैदा जरूर होते हैं पर हम सब किन्हीं न किन्हीं चेंज से बने हुए हैं। उन आइडेंटिटीज को परिवर्तित कर पाना बहुत मुश्किल है। एक पुरुष के लिए इस बात को परिवर्तित कर पाना बहुत मुश्किल है कि वो पुरुष है, लेकिन वो इस वैल्यू पोजीशन को छोड़ सकता है। जब हम ये कहते हैं कि हमने महिलाओं को मौका दिया तो इसमें भी एक वैल्यू पोजीशन है। वैल्यू पोजीशन ये है कि मौका देने वाले हम हैं। जब तक ये न्यूट्रलिटी नहीं आती कि द फ्लोर वाज ओपन, हम अड़चन तो नहीं थे, साथ ही साथ हम कोई को मौका देने वाले भी नहीं होते हैं, और जब हम ये पोजीशन नीचे ले आते हैं तो शायद हम न्यूट्रल हो जाते हैं। जब तक हम इस स्टेज पर खड़े होकर ये कहते हैं कि हमने किसी को मौका दिया या हमारे करने से कोई बराबर आ गया, तब भी हम अभी वैल्यू न्यूट्रल नहीं है। ये बात जेंडर के विषय में सच है, ये बात एबिलिटीज के विषय में सच है, ये बात कास्ट के विषय में सच है, ये बात कम्युनिटीज के विषय में सच है, और तो और ये बात एजुकेशन के विषय में भी सच है। वी मे नो अ लिटिल मोर देन प्रोबेबली समबडी एल्स, लेकिन जब तक हमें ऐसा लगता है कि मैं जानता हूं, तब तक हम लोग पूरी तरह से वैल्यू न्यूट्रल नहीं है। और 2047 का समाज हमसे ये अपेक्षा रखेगा कि कम से कम हम लोग, जिन लोगों का काम इनेबलिंग का है, जिन लोगों का काम एनवायरनमेंट देने का है, ये वैल्यू न्यूट्रल हो जाएं, ये अपनी वैल्यूज के शून्य से बात करना शुरू करें। जब शायद ये हो जाएगा तो अगली चीज जिसको मैं कहता हूं वो है एबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंज। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है, वी डू नॉट नो इट ऑल। हम सब ने देखा होगा सोशल मीडिया इज वन वाटरशेड मोमेंट जिसके लिए हम में से कोई तैयार नहीं था।
एज प्रशासन हम लोग सोशल मीडिया के लिए तैयार नहीं थे, एज प्रशासन हम क्रिप्टो करेंसी के लिए तैयार नहीं है, एज प्रशासन हम साइबर अपराधों के लिए तैयार नहीं है। पर ये मान लेने से कि हम तैयार नहीं है, हमारी तैयारी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। हम उन एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं, हम उन लोगों की राय ले सकते हैं, हम उन एंगल्स को समझने का प्रयास कर सकते हैं जो एंगल्स पहले हमारी इमेजिनेशन में नहीं थे और वो भी नहीं सकते थे। किसी को नहीं पता था कि 2019 में एक वायरस आएगा और वो हमारे मूल प्रशासनिक कार्यों के नेचर को भी बदल देगा। ये इसका इल्म किसी को नहीं था, इसकी प्लानिंग हो भी नहीं सकती थी। पर हो क्या सकता था? वो फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती थी कि यदि कुछ बदलता है तो उसके साथ बदलने में अगेन हमारी कोई अपनी पर्सनल ईगो पोजीशन नहीं होगी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें ऐसा बताया नहीं गया है। यदि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, यदि केवल इतनी एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए कि हमें सब नहीं पता है और इनफैक्ट हमें बहुत कम पता है और जिसे पता है उसे पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है, तो हमें लगता है एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा हम्बल हो जाएगी और लोगों के ज्यादा नजदीक पहुंच जाएगी। हम में से हर आदमी खेती का एक्सपर्ट नहीं है, हम में से हर आदमी हेल्थ का एक्सपर्ट नहीं है, फाइनेंस का एक्सपर्ट भी नहीं है, और फिर भी हम अपनी अपनी पोजीशंस में इससे संबंधित बहुत सारी सर्विसेज अपने लोगों को डिलीवर करते हैं। मिनिमम एक्सपेक्टेशन हमसे केवल इतनी है कि हमारे आंख कान खुले रहें और हम अपने वाक्यों के पहले शायद कहना सीख लें कि शायद ये बात सच हो सकती है। शायद मोबाइल से 90,000 रुपए का फ्रॉड पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो हम उसके निराकरण का काम भी कर सकते हैं और उसमें दंड का काम भी कर सकते हैं। पर यदि हम इस संभावना को नकार देते हैं तो ये हमारे लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, हम जिनके लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में 2047 के विजन में ये मेरा बहुत पर्सनल निजी ओपिनियन है, जो मैं देखना चाहूंगा वो होगा राइट टू मेक एरर्स। जब कोई ऐसे काम करने निकलेंगे जो आज से पहले हुए नहीं है तो बिल्कुल उनमें गलतियां होंगी। ये हर बार की तरह 2+2 नहीं है। 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी का चेंज इज नॉट द सेम एज 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी का चेंज, ऐसा नहीं है। 2019 से 20 का परिवर्तन 18 से 19 के परिवर्तन जैसा नहीं था, ये हम सब लोगों ने पर्सनली अनुभव किया। जितना कुछ 2020 में बदल गया 19 से आगे बढ़ते समय, उतना 18 से 19 में नहीं बदला। मीटिंग्स आज से पहले कभी ऑनलाइन होने के विषय में सोचा भी नहीं आ सकता था, पर वो आपको हमारी रूटीन जिंदगी का हिस्सा है। 5 मिनट के कॉल पर हमारा सारा प्रशासन एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हो जाता है और इंस्ट्रक्शंस ले लेता है। समय की बचत है, ये बिल्कुल ठीक बात है, एफिशिएंसी बढ़ी है, बिल्कुल ठीक बात है, पर ये परिवर्तन जो था वो बहुत रैपिड था, बहुत सडन था। लेकिन जब हम इस तरह के परिवर्तन करेंगे देयर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, गलती की संभावना है। एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज हेड्स ऑफ ऑफिसेस, एज इनेबलर्स, हमको ये राइट टू मेक एरर और ये राइट टू टेक रिस्क, इस आदत को इनकलकेट करना पड़ेगा। जो जैसा होता आया यदि वो वैसा ही होता रहा तो जहां तक पहुंच पाए थे वहीं तक पहुंच पाएंगे। अगर 2047 का विजन हम सेट करने निकले हैं तो बिल्कुल माइक्रो प्लानिंग की आवश्यकता है, बट मूल व्यवहार में, अपने अप्रोच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन 3 चीजों को इनकॉर्पोरेट करना चाहूंगा। और जब हम सब लोग इस डिस्कशन के बाद अपने घर भी जाएं तो ये बात ठीक है कि हमारी योजनाओं में टारगेट्स हैं, हमारी स्कीम्स में गाइडलाइंस हैं, पर इसके बावजूद नथिंग स्टॉप्स अस फ्रॉम मेकिंग अ विजन एंड नथिंग स्टॉप्स अस फ्रॉम परस्यूइंग दैट विजन विद इन दी स्कीम्स। ये स्कीम्स जो हमें दी गई हैं, चाहे वो शिक्षा की स्कीम हो, चाहे वो पोषाहार की स्कीम हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की स्कीम हो, चाहे स्किलिंग की स्कीम हो, इन स्कीम्स के भीतर अपने विजन को डिजाइन करने और उसको परस्यू करने से रोकने वाले कोई ऐसी अड़चन मुझे समझ में नहीं आती है। तभी जहां तक पहुंच पाए वहां तक भी पहुंच पाए। तो इस अवसर पे मेरा आप लोगों से यही अनुरोध भी है और मेरी यही आप लोगों से एक तरह से एज अ कलीग आप लोगों को यही फीडबैक रहेगा कि हम लोगों को ज्यादा हम्बल होने की जरूरत है, हम लोगों को आने वाले चैलेंजेस के लिए ज्यादा ओपन होने की जरूरत है, और इसके साथ साथ हम लोगों को रिस्क टेकिंग और अगर कभी गलती हो जाती है तो उसको एसिमुलेट करने के लिए उतना फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम आज अपने लिए जो विजन तय करेंगे आने वाले 25 वर्षों में, 24 वर्षों में, जब हम उसे परस्यू करने निकलेंगे तो हम 2047 में अगर इस तरह का फिर से एक डिस्कशन करते हैं तो हम कम से कम आधे से अधिक टारगेट्स के विषय में ये कह पाएंगे कि आज से 25 साल पहले जो हमने अपनी सर्विस के लिए, जो हमने एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज नागरिक अपने लिए
कर्तव्य तय किए थे, अपने लिए जो दिशा और दशा तय की थी, हम वहाँ में और हम उस दिशा में कम से कम 50% तो सफल रहे और शेष के विषय में हम अभी भी प्रयत्नशील हैं। हमने अपने उन मूल सिद्धांतों को छोड़ा नहीं है। इसी के साथ मैं एक बार फिर सर हम लोग के बीच में आए हैं, आप लोग पूरे जनपद प्रशासन की ओर से सर का स्वागत करना चाहूँगा और मैं सेशन के बाद और आपके जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे हम उनको वर्केबल पॉइंट्स के रूप में अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें इनकॉर्पोरेट करेंगे और उन पर आगे काम करते रहेंगे। एक व्यक्ति सरकारी सेवा से रिटायर हो गया और जिस सभागार में वैसे जिलाधिकारी जहाँ बैठा करता था, आज उससे ज्यादा सम्मान मुझे वर्तमान जिलाधिकारी ने दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत से चेहरे यहाँ पर ऐसे हैं जो हमारे समय में दिखे, उनको देखकर ये लगता है कि वो लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, तभी 3, 4 साल 5 साल से यहाँ पर मैं उन सबको बधाई देता हूँ जो यहाँ पर 20 पितामह की तरफ बैठे हुए हैं वो चेहरे। जहाँ तक जनपद इटावा की बात है, मेरा कार्यकाल 1.5 वर्ष तक पोस्टिंग हुई तो इटावा नाम थोड़ा अच्छा सा अच्छे सेंस में नहीं लिया जा सकता, लेकिन सरकारी नौकरी जाना तो पड़ता ही है। लेकिन आने के हफ्ता 10 दिन बाद ही लगा कि इटावा जैसा जनपद तो कोई है ही नहीं, जो वहां एक बार आ जाता है फिर उसका जाने का मन नहीं करता है। यहाँ का आम व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उसके मन में रहता है वही उसके बाहर दिख जाता है, उसके अंदर चालाकी नहीं है। यही इस जनपद की खूबी है। कभी टापुओं के नाम से बदनाम रहने वाला जिला आज शायद प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब मैं यहाँ था उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में गर्व की बात, उसमें किसी अधिकारी की कोई भूमिका नहीं थी, यहाँ के लोगों की जागरूकता थी, यहाँ की निवासियों की जागरूकता थी। इस कारण वो जेंडर रेशियो बढ़ा। लेकिन जैसा भी डीएसपी साहब ने बताया कि जेंडर रेशियो एट बर्थ तो बहुत अच्छा है, लेकिन बात का रेशियो डाउन है, उसको भी सुधारने की जरूरत है। तो उसमें जागरूक करना होगा लोगों को, सीएमओ साहब को भी इसमें प्रयास करना होगा। दूसरी बात मैं कहूंगा कि मैं आज सरकारी सेवा में नहीं हूँ, तो मैं चाह रहा था कि यहाँ पर अगर कुछ प्राइवेट लोग भी आए होते तो शायद उनके विचार भी सुनते हम लोग, उनकी क्या फीलिंग है कि 2047 के लिए अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। थोड़ी थोड़ी वो भूमिका मैं आज कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम पानी ना दें लोगों को, देना है पानी। अब जल संरक्षण की बात आपने कही, वेटलैंड की बात आपने की, ये जनपद बड़ी अच्छी बात है कि वेटलैंड के मानने में बहुत ही समृद्ध है। 150 से ऊपर लगभग 169 चिन्हित वेटलैंड है यहाँ पे, जिसमें 27 और शायद सबसे बड़ा वेटलैंड है। हर चीजें गांव में उपलब्ध रहती है, चाहे वो मोची हो, चाहे कहार हो, चाहे बड़भुजा हो, ठीक है, कोई भी विधा की चीज हो, हर चीज गांव में रहती थी, कहीं बाहर जाना नहीं होता, कम खर्चे में सबका काम चल जाता। आज जब कौन कहता है महंगाई बढ़ गई, बहुत बढ़ गई महंगाई, कौन कहता है? जिसके पास पैसा है वो कहता है महंगाई बहुत हो यार, महंगाई नहीं बढ़ी, हमारे आपके खर्चे बढ़ गए। याद करिए, छोटे छोटे जब बच्चे रहा करते थे हम लोग, गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ चले जाया करते थे, बाग में घूम रहे हैं, आम खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। आज जब गर्मी की छुट्टी आती, पहले तो गर्मी की छुट्टी होती नहीं बच्चों की, समर कैंप लगने लगता है, समर एक्टिविटीज होने लगती है स्कूलों में, होमवर्क दे दिया जाता है, तो छुट्टी तो खत्म हो गई। तो ही सोचिए कि हमारे बचपन में गेहूं हमारे गांव में नहीं बोया जाता, जौ बोया जाता था, जौ का आटा लोग खाते। धीरे धीरे जब गेहूं आया, जो लोगों ने मोटा अनाज है तो उसको बंद कर दिया। आज जब धीरे धीरे रिसर्च ने बताया कि हिंदुस्तान में डायबिटीज किस चीज से बढ़ी, गेहूं से बढ़ी, तो लोगों को मोटे अनाज की याद आई, बड़ा पौष्टिक होता है,
डायबिटीज में बड़ा फायदा करता है। तो पैकेजिंग में बिकने लगा, 2 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकने लगी, मॉल से भी बिकने लगे। मोटे अनाज कहाँ मिलते हैं? मॉल में। सामान्य जगह मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। अगर इस चीज को यहाँ के किसानों में एक जागृति पैदा की जाए तो उसको पैदा करें, एक सेंट्रलाइज तरीके से उनकी मार्केटिंग यहाँ से कराई जाए तो शायद यहाँ के किसानों की इनकम बढ़ाएगा और उनकी एक जागरूकता पैदा होगी और पौष्टिक बनने के लिए शायद दूसरे लोग भी इसको अपनाएंगे। इसमें प्रयास करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। सब समस्याओं की, कोई भी समस्या हो, अपराध से लेके भुखमरी, गरीबी जिसे कहते हैं, हर चीज की जड़ सिर्फ जनसंख्या है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही जरूरी है, वरना 2047 की जो आज हम प्लानिंग कर रहे हैं शायद वो फेल हो जाएगी। वैसे भी बहुत लंबी प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं, उस प्लानिंग के बीच में कितनी बाधाएं आएंगी, क्या आएंगी, ये भी नहीं पता हमको। क्या कभी किसी ने सोचा था कि कोविड एक ऐसी महामारी आएगी जो पूरे विश्व को ध्वस्त कर देगी? और ध्वस्त किया, लेकिन ठीक है, हम फिर उठ खड़े हुए, फिर पटरी पे सब कुछ आ गया और फिर एक दहशत फैलाई जा रही कि आ रहा है, फिर आ रहा है। हाँ, तो फिर थोड़ा सावधानी बरतने का गाइडलाइन जारी हो रही है, मास्क पहनिए, सावधानी बरतिए। तो चलिए, लेट्स होप कि कुछ पिछली बार की तरह ना हो और जीवन ऐसे ही चलता। आंकड़े तो आंकड़े हैं, जब वो हमारे समय में थे आज उससे बहुत बेहतर हुआ है, आगे शायद और भी बेहतर होगा। समय के साथ साथ इनोवेशन होते हैं और प्रगति होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि मुझे याद है जब राजा गणपति यहाँ सीडीओ थे, डायनेमिक आदमी थे, और उन्होंने जब पार्कों की स्कीम, स्टेडियम की स्कीम शुरू की यहाँ पे, तो जिले के सारे विकास विभाग के लोगों ने मिलजुल कर उस काम को यहाँ किया और बहुत खूबसूरत ढंग से किया। उस समय ग्राम विकास मंत्री मोदी सिंह साहब हुआ करते थे, धर्मेंद्र सिंह जी। मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध थे, हमारे गांव के पास के थे, तो उनको बताया तो उन्होंने यहाँ पे टीम भेजी देखने के लिए। देखा, उसके बाद पूरे प्रदेश में जियो किया। इटावा मॉडल जो है पार्क और स्टेडियम का पूरे प्रदेश में अपनाया गया, उसका एक जियो होगा। तो इटावा पार्कों के लिए, स्टेडियम के लिए इटावा की ही देन है कि उसने पूरे प्रदेश में इस काम को बढ़ाया और उसके लिए मैं यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। क्योंकि जब मैं कंपैरेटिव देखता हूँ तो मेरा गांव सुल्तानपुर जनपद में है। मैं जब यहाँ के पार्क बने तो मैं अपने गांव में एक बार गया, एक खाली जमीन पड़ी हुई थी, उस पर लोग अवैध अतिक्रमण कर रहे थे। तो मैंने वहाँ के डीएम साहब से कहा, भाई एक पार्क आए चले गए, दूसरे आए वो भी चले गए, कुछ काम ही नहीं शुरू हो रहा। अरे गाँव अवैध कब्जा है, फला है। मैंने मंत्री से कहा, मंत्री ने फिर 4 लोग यहाँ भेजा था, वहाँ से DPRO और सब लोग यहाँ आए देख के गए। फिर लास्ट में एक डीएम आए से थोड़ा व्यक्तिगत संबंध है, तो उन्होंने टीम में मिलकर अवैध कब्जा हटाया। अच्छा, व्यक्तिगत आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर जिलाधिकारी खुद किसी चीज में व्यक्तिगत इंटरेस्टेड है तो शायद हमारी पूरी टीम इंटरेस्टेड हो जाती है उस काम को करने। एक गाँव परशुरा में है, एक गाँव मानिकपुर गाँव, पहला बना था। हाँ, पहला पार्क सिक्योरिटी था ना, हेमंत नाम था। वो उसी गांव का रहने वाला था या बगल का रहने वाला था, उससे व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं और वो पहला पार्क यहाँ का बना। आज भी आपको मौका मिले वहाँ जाइएगा, छोटा है लेकिन मेंटेन पार्क है। वो रोज वहाँ पे मॉर्निंग वॉक खुद करता है, वो पे जिम बना हुआ है, उसी पार्क में ही आंगनबाड़ी सेंटर बना हुआ है, जिसका बरामदा उस पार्क में खुलता है। बड़ा अच्छा सा लगता है। लड़ाई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, मुकदमेबाजी बढ़ती जा रही है, क्या गाँव खुशहाल हो सकता है? साहब मेरी इनसे लड़ाई थी लेकिन 6 महीने पहले खत्म हुई। गाँव तो नहीं है, बोले आप नहीं है, तो बोले हमने कैसे खत्म हुई? बोले प्रधान जी बैठ के समझौता करा दिए तो हम लोग बड़ी खुश थी। फिर उन्होंने कहा मुकदमे, तो फिर एक आदमी खड़ा किया, बोला मेरा एक मुकदमा था, मैंने वही 15 दिन पहले, बोले डीएम साहब को काम लगना है, समझौता करके खारिज करवाया। देखिए एक कसर उसके ऊपर था, चलो मुकदमेबाजी खत्म हो गई, कोई किसी से बैर नहीं है, किसी से टेंशन नहीं है, तो गांव का आदमी खुश होगा कि नहीं होगा? तो हम कल्पना ऐसे गांव की करें, ठीक है, सरकारी
जो भी स्कीम है उसका फायदा उसको मिलना चाहिए, लेकिन आदमी एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, खुशहाल रहे, तभी एक सुशासन की बात हम कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से वो अनुरोध है कि आपको जो भी उत्तरदायित्व मिला है उसको ईमानदारी से करें, सच्चे मन से करें, मेहनत से करें और ये सोच के करें कि शायद अगर उस जगह मैं होता तो क्या होता। अपने को उस व्यक्ति की जगह अपने को रख के देखिए तो शायद आप बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः डीएम साहब को, डीडीओ साहब को, पूरे जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे आने का अवसर दिया, आप लोगों से बात करने का अवसर दिया और मैं आशा करता हूँ ऐसे फिर कभी मुलाकात हो जाएगी इसी स्कीम में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।